हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम हमारा टॉपिक करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें प्रिज्म के बारे में। तो देखो, इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। इसमें 2 तो इसके त्रिभुज आकार के आधार होते हैं और 3 आयत के आकार की इसकी सतह होती है। तो देखो, दीज सरफेसेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर, जो सतह होती है एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल फेसेस आर कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। और उनके बीच में जो लेटरल फेसेस हैं, शीर्ष हैं, उनके बीच में जो कोण बनेगा उसको बोल लेंगे हम एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हम यहाँ पे डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं। जिस तरह से मान लो यहाँ पे हमारी सन रेज आई, प्रकाश की किरण आई, प्रिज्म से इस तरह से टकराने के बाद वो इस तरह से पास आउट होगी। जो एंगल बनेंगे हमारे यहाँ पर, आप ध्यान से देखें, जो ये वाला एंगल है हमारा एंगल आई, इंसिडेंट एंगल होगा। और अकॉर्डिंग टू पॉइंट चले तो ये लाइट सन रेज तो सीधी पास आउट होनी चाहिए थी। तो इस तरह से जितने का एंगल हमारा यहाँ पर बना हुआ है, सेम टू सेम जो हमने एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बारे में पढ़ा ही है, तो इसमें जो रिफ्रैक्शन होगा वो इस तरीके से होगा प्रिज्म के बारे में। तो देखो, जो एंगल आई है वो तो हमारा इंसिडेंट एंगल होगा, जो एंगल डी होगा वो एंगल ऑफ डिविएशन होगा, ई जो एंगल होगा वो इमर्जेंट एंगल होगा, जो हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते थे ना। तो अगर वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद जब पास आउट होती है तो उसको हम इमर्ज्ड रे या इमर्जेंट एंगल बोलते हैं, जो वहाँ पे कोण बनेगा। तो देखो, अब इन सभी को हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, एंगल ऑफ डिविएशन जो हमने ये बोला था, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्ज्ड रे। जो कोण किस किस के बीच में बनेगा, जो इंसिडेंट रे है ये और जो इमर्ज्ड रे है ये, इनके बीच में जो कोण बनेगा वो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिविएशन। डिस्पर्सल फॉर वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी कि जो प्रकाश का 7 रंगों में बंटना, उसके बारे में करेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ डायग्राम से ये क्लियर आउट किया है प्रिज्म के अंदर लाइट जाने के बाद वो किस तरीके से पास आउट होती है। तो देखें, जिस तरह से बीम ऑफ लाइट हमारा ये वाइट रेज है, प्रिज्म से टकराने के बाद उनमें रिफ्रैक्शन हुआ और इस तरह से वाइट लाइट स्पेक्ट्रम, जो प्रकाश है, सफ़ेद प्रकाश जो हमारा, वो बटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से देखें, जो ये एंगल है हमारा फर्स्ट डिविएशन एंगल, ये रेड कलर को कन्वर्ट करने का काम कर रेड कलर के लिए होगा, और जो हमारा बड़ा एंगल है ये होगा वॉयलेट कलर के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे हम इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटिंग फिनोमिना। जो हमने ये प्रिज्म के बारे में किया है, प्रिज्म में हमने ये बात क्लियर आउट की है, जो प्रिज्म होता है वो क्या करता है, वाइट कलर को कई सारे कलर में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसके बारे में हमारे यहाँ पे दे रखा है। विबग्योर भी बोल सकते हो, वी से वॉयलेंट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये सारे के सारे हमारे कलर हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो जो प्रिज्म का फिनोमिना है, इसी तरह से हम आगे इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते भी हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर। जो वाइट सफ़ेद प्रकाश है उसका कई सारों में बंटना, कई रंगों में बंटना। तो देखो, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम एज कॉल्ड स्पेक्ट्रम या विबग्योर। जो प्रकाश है कई सारे रंगों में बंटता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, या विबग्योर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो देखो, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर। जो प्रकाश है उसका, उसके कई सारे जो रंग हैं, घटक हैं जो उसके, उनमें टूटना, उसको बोलते हैं डिस्पर्सल या डिस्पर्सल ऑफ लाइट। तो देखो, द डिफरेंट कंपोनेंट कलर ऑफ लाइट बेंड एट डिफरेंट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड एंगल्स। द रेड लाइट बेंड द लेटेस्ट वाइल द वॉयलेंट बेंड मोस्ट। रेड और वॉयलेंट कलर के बारे में हमने यहाँ पे किया है। तो एक बार ध्यान से देखें, इस डायग्राम में जो रेड वाला एंगल था वो हमारा कितना छोटा एंगल बना हुआ था, ये आप देख सकते हैं, और वॉयलेंट वाला कितना बड़ा एंगल बना हुआ था। तो उसी के बारे में इसने बोला है
जो वोलेंट कलर वाला जो एंगल होगा वो ज़्यादा बेंड करेगा और जो रेड वाला होगा वो कम बेंड करेगा। उसके बाद देखो आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या किया था, ही वॉज द फर्स्ट वो ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म, जिसने कांच का जो प्रिज्म होता है उसका प्रयोग करके जो प्रकाश का परिकिरण होता है, प्रकाश का जो अलग अलग रंगों में बंटना होता है उसके बारे में बताया था, उसके बारे में पाया था। ही ट्राइज टू स्प्रेड द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट मोर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म बट ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर। सबसे पहली बात, जैसे उसने प्रिज्म का यूज किया, प्रिज्म का यूज करने के बाद उसने देखा जो कलर होते हैं वो कितने मिलेंगे, उसको लाइट से कितने कलर मिलेंगे। तो उसने दोबारा फिर उस लाइट को फर्स्ट प्रिज्म से पास आउट करने के बाद दूसरे प्रिज्म से पास आउट करके देखा, तो देखा होता क्या है। तो क्या हुआ, जब उसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को सेकंड प्रिज्म पर किया, तो क्या है, इन ऑन इन्वर्टेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिज्म, जो पहला प्रिज्म उसने सीधा लिया था और सेकंड प्रिज्म उसने उल्टा लिया था। अलाउड ऑल द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू सेकंड प्रिज्म, जो हमारे फर्स्ट प्रिज्म के अंदर जितने भी कलर्स बने थे उन सभी को हमने इससे पास आउट किया। ही फाउंड, क्या पाया, वाइट लाइट इमर्ज्ड ऑन द अदर साइड ऑफ सेकंड प्रिज्म। ध्यान से समझिए इस बात को, जैसे हम प्रिज्म का यूज करते हैं, जैसे वाइट लाइट इससे टकराएगी, प्रिज्म से टकराने के बाद जब इससे पास आउट होगी, रिफ्रैक्शन होगा, तो जो वाइट लाइट है वो कई सारे कलर में डिवाइड हो जाती है। लेकिन जब हम एक और प्रिज्म का यूज करते हैं जिसको हम इसके अपोजिट रखते हैं, उल्टा रखते हैं, तो वो जो कलर लाइट के जो कलर बने हुए थे जब इस प्रिज्म से पास आउट होंगे तो स्क्रीन पर हमें दोबारा से वाइट लाइट ही मिलेगी और कोई कलर नहीं मिलेगा। तो उसने वहाँ से पॉइंट क्या निकाला था, ही कंक्लूड्स दैट सन इज मेड अप ऑफ 7 विजिबल कलर पिक्चर्स। उसने क्या पॉइंट निकाला, जो सूर्य है वो 7 रंगों से मिलके बना हुआ है, विजिबल कलर जो हम देख सकते हैं उन 7 रंगों से बना हुआ है। अब इसी फिनोमिने के बेस पर हमारा जो रेनबो यानी कि इंद्रधनुष बनता है वो इसी फिनोमिने के बेस पर बनता है। तो देखो रेनबो जो इंद्रधनुष होता है वो, इट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर, प्रकृति के अंदर प्रकाश का बिखरना। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ सनलाइट बाय द टीनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। इंद्रधनुष किसकी वजह से होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसका बिखर जाना, डिस्पर्स हो जाना, किसके द्वारा, बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट, जो जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं उनसे उसका कन्वर्ट हो जाना। तो देखो अब यहाँ से पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट है वो किसकी तरह से काम करेंगे, वो करेंगे हमारी प्रिज्म की तरह से काम। क्यों, क्योंकि जब वाटर ड्रॉपलेट से सनलाइट पास आउट होती है तो पास आउट होने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद वो कई सारे कलर में डिवाइड हो जाती है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो भी हमारे प्रिज्म की तरह से ही काम करेंगी। उसके अलावा सबसे मेन पॉइंट आपने क्या ध्यान रखना है, जो रेनबो होता है वो हमेशा जो सन होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस बात को हमेशा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो हम बात करेंगे, ड्यू डिस्पर्सल एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिफरेंट कलर रीच टू ऑब्जर्व्स आई। कहने का मतलब क्या है, डिस्पर्सल की वजह से और रिफ्रैक्शन की वजह से जो अलग अलग कलर हैं वो हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। रेड कलर अपीयर ऑन टॉप, जो लाल रंग होता है वो सबसे ऊपर होगा और वोलेंट कलर जो होगा वो सबसे नीचे होगा रेनबो में। इस बात को अपने ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बात आपको ध्यान रखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट रहता है हमारा, जो रेनबो है वो बनता कैसे उसके बारे में आपको बता देते हैं। जब भी रेंज होती है, बरसात होती है, बरसात होने के बाद जो लाइट वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, हल्की बूंदें होती हैं, वो क्या होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में हैंग अप रह जाती है, और जैसे ही सनलाइट उनके ऊपर गिरेगी तो वाटर ड्रॉपलेट किसकी तरह से काम करेंगी, प्रिज्म की तरह से काम करना शुरू कर देती है, और सनलाइट गिरते ही वो उसको 7 कलर में डिवाइड कर देती है। इस तरह से हमें हमारे एटमॉस्फेयर में एक बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल या वंडरफुल इमेज मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनबो। तो अब हम बात करते हैं, जो हम डिस्पर्सल के बारे में डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का भी टॉपिक होगा। तो यहाँ से डायग्राम से कर लेते हैं हम रेन ड्रॉपलेट के बारे में। जैसे सनलाइट आई, ये हमारी रेन ड्रॉप है वाटर की,
जल की बूंद है जो एटमॉस्फेयर के अंदर अटकी हुई है, किसकी वजह से? हल्के होने की वजह से। जैसे सनलाइट इसके ऊपर गिरी तो ये एक तरह से प्रिज्म की तरह से ही काम करेगा, और जैसे इससे टकराना रिफ्रैक्शन होगा तो जो हम देखेंगे तो हमें ये 7 कलर में डिवाइड होता दिखाई देगा, और कुछ इस तरह की मोस्टली स्ट्रक्चर हमें मिलती है एटमॉस्फेयर के अंदर रेनबो की। देखो यहाँ पे जो हमने पॉइंट डिनोट किए हैं, जो ए है वो क्या है, इस पॉइंट पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा और डिस्पर्सल भी होगा, यानी प्रकाश बिखरना शुरू हो जाता है। बी पॉइंट पर क्या होगा? इंटरनल रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, जो यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ था वही रिफ्रैक्शन आगे चल के यहाँ पर भी होगा, ठीक है। और सी पॉइंट पर जो हमारा ये है, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सल टेक प्लेस, यानी कहने का मतलब ये है जो ड्रॉपलेट होती हैं उनके आउटर सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सल होगा, और इंटरनल पॉइंट पर सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा। उसके बाद हम बात करेंगे अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। वातावरण के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे? सबसे पहले अपीयरेंट स्टार पोजीशन, जो हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो ये सब किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। जो तारों का प्रकाश होता है उनमें लगातार रिफ्रैक्शन होने की वजह से ऐसा होता है। वो कैसे होगा? देखो जो टेम्परेचर है और डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसके अंदर कीप्स वेराइज, वो काफ़ी अलग अलग बोल सकते हो। ये एक तरीके से इसको थोड़ा समझ लेते हैं, हम टेम्परेचर से ही क्लियर कर लेते हैं। जैसे हम जितना ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर में बदलाव आता है, चेंज आता है, तो इसी वजह से जो डेंसिटी है और टेम्परेचर है इनमें जो चेंज होने की वजह से क्या होगा? एटमॉस्फेयर के अंदर लगातार रिफ्रैक्शन होता रहता है। तो देखो डिस्टिंक्ट स्टार एक्ट एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जो तारे हमसे काफ़ी दूरी पर हैं वो हम एक पॉइंट की तरफ से दिखाई देते हैं। व्हेन द स्टार लाइट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, और जैसे ही तारों का जो प्रकाश होता है पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगा, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली, जो हम बार बार बात बोल रहे थे वही हमारे यहाँ पर दे दिया है। रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली, लगातार रिफ्रैक्शन होता रहेगा ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो इंडेक्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें बदलाव होने की वजह से, यानी फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम में होने की वजह से वो किसकी तरफ बेंड करेगा? नॉर्मल पॉइंट के तरफ बेंड करेगा, जो हम डायग्राम से क्लियर करेंगे। और इसी वजह से ड्यू टू दिस द अपीरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन, जो तारों की वास्तविक स्थिति होती है हमें तारे उस स्थिति से थोड़ा हट के दिखाई देंगे। द स्टार अपीयर हाइयर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, जो तारे होते हैं वो हमें इनकी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं। या देखो वो डायग्राम से हमारा ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा हुआ है, तो एक्चुअल पोजीशन तो स्टार की ये है, लेकिन हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं? इस पोजीशन पर। वो किसकी वजह से? जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उनके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी टेबल भी आपको बता देंगे टॉपिक होने के बाद। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारी अलग अलग मीडियम की अलग अलग दे रखी है, तो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीज होता जाएगा इंडेक्स जो हमारा, उसकी वजह से क्या है? रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल और दिखा देते हैं आपको, वो देखें। ये देखिए हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल। एयर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सबके बारे में अलग अलग दिया हुआ है। अगर आपने नोट किया हो तो जो हमारा पीछे लेसन था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उस लेसन में हमारा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक आया था। तो देखो ये टेबल आपने राइट भी करनी है और लर्न भी करनी है। तो ये हमारी टेबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। तो फिर आगे देखें, तो ये था हमारा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। तो देखो जो तारे होते हैं वो किस तरह से टिमटिमाते हैं? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो बात हम अभी रिपीट कर रहे थे जो हमने अभी पढ़ी है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है ये सब होता है। जो तारे होते हैं डिस्टिंक्ट स्टार एक्ट लाइक ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ये बात हमारी रिपीट हो रही है। जो तारे होते हैं वो एक पॉइंट की तरह से हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि जो उनकी प्रकाश होता है, बीम ऑफ लाइट होता है, वो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगा तो रिफ्रैक्शन की वजह से, बार बार रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा? जो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर आने के बाद वो क्या है थोड़ा उनका एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा हट जाएंगे। इसके साथ साथ हम अगर हम बात करें तो यहाँ से ध्यान से देखो,
द अपीरेंट पोजिशन ऑफ स्टार कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमोसफेयर इज नॉट स्टेशनरी। जो पृथ्वी का वातावरण है उसकी जो भौतिक स्थितियां हैं वो एक समान नहीं है, एक तरीके से बोल सकते हो रेस्ट की पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर आवर आइज फ्लिकुलेट समटाइम ब्राइट और समटाइम फेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमें तारे ज़्यादा टिमटिमाते नजर आते हैं, इन तारों का प्रकाश ज़्यादा दिखाई देता है और कई बार कम। इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार, तारों के टिमटिमाने का प्रभाव। और जो क्वेश्चन है रेनबो वाला वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 7 कलर में डिवाइड होती है लाइट वो भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो और क्वेश्चन है हमारे इम्पोर्टेंट वो करवा रहे हैं आपके। तो क्वेश्चन आगे, वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, जो ग्रह होते हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते। तो देखो जो प्लैनेट होते हैं वो हमारे अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है और आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, ये बोल सकते हो द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइड सोर्स ऑफ लाइट। जो ग्रह होते हैं हमारे ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से क्या है, हमें थोड़ा बड़े साइज में दिखाई देते हैं। तो इसलिए क्या है, जो टोटल अमाउंट होगी लाइट की जो हमारी आंखों तक पहुंचेगी किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट तक, विल न्यूरीफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट। तारों का जो प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचता है उसके कंपैरिजन में अगर हम प्लैनेट की बात करें तो उनकी जो लेंथ होती है पहुंचने की, हमारे तक पहुंचने की जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखो एडवांस सनराइज एंड डिलेइंग सनसेट, जो सूर्यास्त होता है और सूर्य उदय होता है हमें उनकी एक्चुअल पोजीशन से, जब सूर्य उदय होता है सनराइज होता है तो हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है और जब वो अस्त होता है 2 मिनट बाद में दिखाई देता है। तो देखो ये भी किसकी वजह से है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। बिकॉज ऑफ दिस सन इज विजिबल अबाउट 2 मिनट अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। वही पॉइंट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से, एक्चुअल सन तो हमारा यहाँ पर होगा लेकिन हमें दिखाई कहाँ पर देगा, यहाँ पे, जिस तरह से हमने स्टार के बारे में बात की थी। ये सब किसके, जो हमारे अर्थ के जो होरिजन होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इंसान खड़ा है तो वो देखेगा तो उसको सन कहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। और एक्चुअल पोजीशन हमारी कहाँ है सन की, वो है यहाँ पर, लेकिन दिखाई कहाँ पर देता है, यहाँ पर, जिसकी वजह से ये सब होता है। उसके बाद देखो Apparent flattering of sun disk at sunset and sunrise is due to atmospheric refraction। यहाँ पर आप इसको थोड़ा इस तरीके से समझ लें, जो पृथ्वी सन है, मान लो ये हमारा सन है, इसके चारों तरफ रेडिश कलर होता है ना, वो किस वजह से दिखाई देता है उसके बारे में भी हम करेंगे। शायद 1 मिनट रुकना, हमारा देख लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, दे रखा टॉपिक, वो कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जो सनराइज है और सनसेट है, जो कलर होता है उसके चारों तरफ का वो रेड कलर दिखाई देता है। वो किसकी वजह से, जो सन होता है वो अर्थ की होरिजन के बिल्कुल नियर होता है, इसलिए क्या होगा, सनलाइट हैज़ टू ट्रैवल लार्जर डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर। जो पृथ्वी तक पहुंचने में जो प्रकाश होता है सूर्य का वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लू कलर होता है, ब्लू लाइट जिसकी वेवलेंथ कम होती है, आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। जो हमारे एटमॉस्फेयर में आने के बाद अलग अलग तरह के कण हैं वो उसको बिखेर देते हैं, लेकिन जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है जैसे कि रेड कलर की, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी हमें वो ही कलर शो होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जो सन राइज के दौरान और सनसेट के दौरान, सूर्य अस्त और सूर्योदय होने के समय जो हमें प्रकाश का रंग लाल दिखाई देता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है वेवलेंथ की वजह से। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वही कलर हमें ज़्यादा शो होगा। जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, जो हमारा एक पॉइंट हमारा यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। उसके बाद देखिए आगे वाई द डेंजर सिग्नल और साइन आर मेड ऑफ रेड कलर। ये पॉइंट भी सेम टू सेम, जो रेड कलर उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से वो क्या हमें दूर तक दिखाई देता है, इसलिए जो रेड कलर है उसको हम डेंजर
सिग्नल के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि मान लो जो पीछे बैकलाइट होती है वो रेड कलर की होती है, अगर कोई व्हीकल हमसे ज़्यादा दूरी पर है तो हमें पता लग जाता है भी कुछ ना कुछ है। उसके बाद देखो अगर हम बात करें दोपहर के टाइम, तो उस टाइम हमें सन बिल्कुल वाइट दिखाई देता है। उसके बारे में देखो, एट नून दोपहर के टाइम क्या होता है, सन इज ओवर हेड, जो सूर्य होता है बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, ठीक है। वुड ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस, इसकी वजह से क्या, इसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी एटमॉस्फेयर के अंदर, और कम दूरी तय करने की वजह से द सन अपीयर वाइल एज ओनली लिटल ऑफ द ब्लू और वोलेट कलर आर स्कैटर्ड, जो ब्लू कलर है और वोलेट कलर है उसको बिल्कुल कम बिखेर पाएगा, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल जो सन है वो वाइट कलर में दिखाई देता है। उसके बाद देखते हैं हम, इफ़ देयर इज नो अर्थ एटमॉस्फेयर, अगर पृथ्वी के पास पर्यावरण ना हो, वातावरण ना हो, व्हाट विल हैपन टू स्कैटरिंग फिनोमिना, जो ये परिकिरणन या परावर्तन का जो भी नियम है वो होगा या नहीं होगा। तो उस टाइम क्या होगा, देयर विल बी नो स्कैटरिंग एंड स्काई विल अपीयर डार्क, जो आसमान होता है जो हमें नीला दिखाई देता है वो हमें कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल गहरे काले रंग का दिखाई देगा अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना हो तो। इसी के साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। फिर भी कहीं पर भी आपका कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगे कि इस लेसन में हमारा कोई पॉइंट पेंडिंग रहता है तो आप वही पूछ सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादातर ध्यान इस बात का रखना है, चाहे किसी भी कलर के बारे में बात हो, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कलर हमें ज़्यादा दिखाई देगा, जैसे कि रेड कलर, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, ब्लू कलर है जैसे, वो हमें बिल्कुल कम दिखाई देगा, ठीक है। इसी फिनोमिना के बेस पर जो हमें सन है मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में रेड कलर का दिखाई देता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। फिर भी लास्ट में दोबारा से फिर कहना चाहूँगा, कहीं पर कोई सस्पेंस हो, कोई डाउट हो तो पूछ लें, और आपको लगे कोई टॉपिक हमारा पेंडिंग रहता है तो आप मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू।